हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पे शाओ टियान काओ यूनर की खूबसूरती को देखकर पूरी तरह से बुखला गया था। वो आगे बढ़कर काओ यूनर की खूबसूरती की तारीफ करते हुए उससे कहता है कि मैंने आज तक आप जैसी खूबसूरत लेडी कभी नहीं देखी। आप तो हेवन से उतरी हुई किसी अप्सरा की तरह लग रही हो, और अगर आप यहाँ पे हम लोगों को ड्रेस के पास ले जाती हो तो फिर तो आपकी इस खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे। शाओ टियान वहाँ पे अपनी पूरी नौटंकी कर रहा था और लिन फेंग को छोड़कर बाकी सभी लोग वहाँ पे इसके बहुत ज्यादा मजे ले रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग उसे वहाँ पे पीछे खींच कर डांटते हुए कहता है, अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि काओ यूनर वहाँ पे आगे बढ़कर उन सभी लोगों को बताती है कि उसे उन ड्रेस की लोकेशन के बारे में पता है और वो उन सभी लोगों को भी वहाँ पे ले जा सकती है। असल में काओ यूनर वहाँ पे सब इसलिए कर रही थी क्योंकि अपने मन ही मन में वो वहाँ पे लिन फेंग को पसंद करने लगी थी, पर साथ ही साथ वो वहाँ पे इन सभी लोगों को वार्न करते हुए कहती है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, वहाँ पे जाने का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसलिए हम लोगों को बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग काओ यूनर के पीछे चल पड़ते हैं और काओ यूनर वहाँ पे उन सभी लोगों को बताती है कि आगे हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा रेयर चीज मिलने वाली है जिसे स्काई सोल फ्रूट्स कहते हैं, और ये रेयर फ्रूट्स सिर्फ पर्पल ट्री के ऊपर ही उगते हैं। खैर जैसे वो लोग वहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे थंडर लाइटनिंग होने लगती है और साथ ही साथ एक अजीब सा क्रिएचर आगे बढ़ते हुए शाओ टियान के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर शाओ टियान डर के मारे वहाँ से भागने लगा था। और जब वो क्रिएचर वहाँ पे शाओ टियान के पीछे जाने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि वो थंडर लाइटनिंग उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देती है। शाओ टियान जो कि भागते हुए लिन फेंग के पीछे चला गया था, लेकिन जब वो देखता है कि वो क्रिएचर तो खुद ही इंजर्ड हो गया है तो वो वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए कहता है, ये जगह सच कहूँ तो उतनी ज्यादा खतरनाक भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा खतरा होने के बावजूद भी मुझे तो यहाँ पे खरोच तक नहीं आई। लेकिन ये सब कुछ देखकर काओ यूनर वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, जिस थंडर लाइटनिंग से गॉड किंग रियलम के लोग भी डरते हैं, उस थंडर लाइटनिंग का शाओ टियान के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। काओ यूनर का इतना कहना था कि हम देखते हैं कि शाओ टियान वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए उस थंडर लाइटनिंग को अपने ऊपर लेने लगता है और साथ ही साथ वहाँ पे हंसते हुए कहने लगा था, मुझे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरी मसाज कर रहा है। शाओ टियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि काओ यूनर का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह गया था, पर वो बेचारी कहाँ जानती थी कि शाओ टियान के पास अनडिस्ट्रक्टेबल बॉडी है। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे जैसे शाओ टियान की नजर उन स्काई सोल फ्रूट्स के ऊपर पड़ती है तो शाओ टियान वहाँ पे तेजी के साथ उन्हें लेने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि लिन फेंग उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शाओ टियान तो वहाँ पे लिन फेंग की भी नहीं सुनता। पर जैसे वो वहाँ पे उस पर्पल ट्री के पास पहुंचता है तो अचानक से हम देखते हैं कि पास में ही मौजूद पानी से एक ऑक्टोपस बाहर निकलकर शाओ टियान के ऊपर हमला करके अपनी टेंटिकल्स की मदद से शाओ टियान को जगाते हुए उसे दीवार के ऊपर दे मारता है। लिन फेंग को छोड़कर बाकी सभी लोग वहाँ पे थोड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि वो एक मिथिकल बीस्ट था, लेकिन सामने की तरफ हम देखते हैं कि शाओ टियान गुस्सा होकर वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर चुका था और साथ ही साथ गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कह रहा था, कमीने ऑक्टोपस कहीं के, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर शाओ टियान आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, पर वो थंडर ऑक्टोपस भी वहाँ पे शाओ टियान को बराबरी की टक्कर दे रहा था। इवन जब उसकी नजर वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तब भी टियाची बीच में आकर अपने टाइम एंड स्पेस मिरर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे फ्रीज कर देता है, जो देखकर लिन फेंग की दोनों बेटियां वहाँ पे आगे बढ़ती है, जो कि दोनों मिलकर वहाँ पे उस थंडर ऑक्टोपस को खत्म करने के लिए अपने पास से पोशंस को बाहर निकालने लगी थी, पर वो दोनों वहाँ पे एक बार फिर से गलती से लव पोशन को ही बाहर निकाल लेती है। अब जैसे ही काओ यूनर की नजर वहाँ पे उस लव पोशन के ऊपर पड़ती है तो वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर उन दोनों को रोक देती है कि प्लीज अब की बार इसका इस्तेमाल मत करना। काओ यूनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों भी वहाँ पे उसके लिए मान जाती है, जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे टियाची के लिए उस मोस्टर को संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, जो देखकर एल्डर सू और बाकी सभी लड़कियां मिलकर वहाँ पे उस मोस्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके हमलों का वहाँ पे थंडर ऑक्टोपस के ऊपर कोई खास असर नहीं होता। तब लिन फेंग आगे बढ़ते हुए कोर्टून में कहता है, बस अब बहुत हो गया, और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपनी स्पेशल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने एक अटैक के साथ उस थंडर ऑक्टोपस को वहीं पे खत्म कर देता है। वहीं जैसे वो थंडर ऑक्टोपस मर जाता है तो शाओ टियान जल्दी से आगे बढ़कर उसे वहाँ पे लात मारते हुए कहता है, अगर मेरे मास्टर ने इसे खत्म ना किया होता तो मैं तो इसे कुत्ते की मौत मारने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे इसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता। वो अपनी बेटियों के पास जाकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है, तुम दोनों ठीक तो हो ना? जिस पे वो दोनों मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है, हाँ हम बिल्कुल ठीक है। जबकि टियाची वहाँ पे काफी ज्यादा मायूस दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे अंकल गू फेंग से कहता है, मुझे अब और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। टियाची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग उसे वहाँ पे हौसला देते हुए कहता है, चिंता मत करो, तुम लोग धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो, बस अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करो और अब से तुम तीनों मेरे साथ ही रहोगे। काओ यूनर जो कि वहाँ पे ये सब बहुत ही गौर से देख रही थी, वो अपने मन में कहती है, आखिर इन सभी का आपस में रिलेशन क्या है? और ये कहकर वो वहाँ पे खुद ही अपना दिमाग लगाते हुए कहती है, जरूर से ये तीनों गू फेंग के डिसेबल्स होंगे। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए स्काई सोल फ्रूट्स को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और एल्डर सू तो वहाँ पे उन फ्रूट से निकलने वाली एनर्जी को महसूस करके काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन इंस्ट्रूमेंट वाली लड़की और बाकी लड़कियां उन्हें वहाँ पे कलेक्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि शाओ टियान वहाँ पे एक बार फिर से उनकी नजरों में हीरो बनने के लिए अपने मास्टर के पास जाकर उनसे कुछ सोल फ्रूट्स मांगता है, जिस पर लिन फेंग भी उसे कुछ सोल फ्रूट्स दे
देता है, जिन्हें लेकर शाओटियान सबसे पहले जाकर एक फ्रूट टियानची को देता है और उसके बाद एल्डर सू और इंस्ट्रूमेंट वाली लड़की के बीच में बांट देता है और एक एक करके वहाँ पे उन सभी को फ्रूट्स देते हुए उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा था। शाओटियान तो यही सोच रहा था कि अब ये सभी फ्यूचर में उसकी वाइफ्स बनने वाली है, लेकिन हम देखते हैं कि शाओटियान के इस ठरकीपन को देखकर काओ यूनर को वहाँ पे ज्यादा खुशी नहीं हो रही थी। वो अपने मन में कहती है ये चिड़िया तो बहुत ज्यादा ठरकी है, न जाने गू फेंग जैसे एक अच्छे इंसान ने इस घटिया और ठरकी चिड़िया को अपने पास क्यों रखा हुआ है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे डिसाइड करता है कि यहाँ की एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर है, इसलिए वो सभी वहीं पे बैठकर कल्टीवेट करेंगे। लिन फेंग कैसा कहते हैं, हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहीं पे कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाते हैं और इस तरह हम लोगों को वहाँ पे ये भी जानने को मिलता है कि लिन फेंग के पास टोटल 3 बॉडीज है, एक रियल बॉडी, एक क्लोन बॉडी और तीसरा व्हाइट अवतार, जैसे लिन फेंग ने पूरे 700 सालों की मेहनत के बाद क्रिएट किया था। लिन फेंग को क्लोन वहाँ पे स्काई सोल फ्रूट्स को अपनी ट्रू बॉडी तक ट्रांसफर करने लगा था और साथ ही साथ वो वहाँ पे थंडर ड्रैगन को भी कुछ सोल फ्रूट्स दे देता है और इस दौरान हम देखते हैं कि शाओटियान भी वहाँ पे अपने एंसेस्टर को सोल फ्रूट्स दे देता है और फिर थंडर ड्रैगन के पास जाकर उसे कहता है अगर तुम मुझसे माफी मांगो तो मैं भी तुम्हें कुछ सोल फ्रूट्स दे दूंगा, लेकिन थंडर ड्रैगन उल्टा वहाँ पे उसकी धुलाई कर देता है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपने गॉड ग्रेवयार्ड के अंदर जाकर गॉडेस फायरी को भी वहाँ पे कुछ फ्रूट्स दे देता है और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए कि उस ड्रैगन को भी बाहर निकाल लेता है, जो कि अभी तक भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में लग रहा था। लिन फेंग वहाँ पे उसके ऊपर अपना ऑरा प्रेशर डालने लगता है और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपनी फॉरबिडन डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी पावर को भी खींचने शुरू कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि केओस ड्रैगन दर्द के मारे वहाँ पे तड़पने लगा था और वो जल्दी से वहाँ पे अपने घुटनों पे आकर लिन फेंग से माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सर्व करने के लिए तैयार हूँ। जिस पे लिन फेंग वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हारी सर्विंग का मैं क्या करूंगा, उससे तो अच्छा होगा कि मैं तुम्हें रोस्ट करके खा जाऊं। वैसे भी एक फिश ड्रैगन को खाना कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। लिन फेंग की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि केओस ड्रैगन वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है। वो वहाँ पे लिन फेंग से कहता है मैं खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ, पर अगर मुझे थोड़ा समय दिया जाए तो मैं गॉड एम्परर यालन तक खुद को पहुंचा सकता हूँ और उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके साथ साथ आपकी फैमिली और आपकी टेरिटरी की भी रक्षा करूंगा। पर अगर फिर भी आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग उसे वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन केओस ड्रैगन जानता था कि लिन फेंग का मूड कभी भी बदल सकता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उसे रिक्वेस्ट करने लगा था, जिसके चलते लिन फेंग भी वहाँ पे मान जाता है और देखते ही देखते उन दोनों के दरमियान स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि महान केओस ड्रैगन लिन फेंग की तारीफ करते हुए उसके हाथ दबाने लगा था और साथ ही साथ अपने मन में भी कह रहा था क्या दिन देखने पा रहे हैं, मेरे जैसे एक नोबल ड्रैगन को एक इंसान का नौकर बनना पड़ रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बनने से तो अच्छा ही है। वही लिन फेंग उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ वफादार रहोगे तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपने एम्परर लेवल के वेपन को रिफाइन करना शुरू कर देता है। जबकि सीन शिफ्ट होता है, हम वांग जियांग को देखते हैं जो कि सीक्रेट एलम से बाहर आने के बाद अपने अंकल जो कि कैल्डर थे उन्हें शिकायत करते हुए कहता है कि मुझसे मेरा एम्परर लेवल का आर्टिफैक्ट छीन लिया गया है, प्लीज अब आप ही कुछ करिए। लेकिन उसका अंकल उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है कि वो सीक्रेट एलम के अंदर जाकर इंटरफेयर नहीं कर सकता, एक बार उस लड़के को बाहर आने दो फिर हम उसे देख लेंगे। इस दौरान मोरोंग फैमिली का यंग मास्टर भी अपने फादर को कंप्लेन करते हुए कहता है फादर केओस ड्रैगन हमारे हाथों से निकल गया। इस दौरान हम देखते हैं कि जीबा फैमिली के लोग भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और उनके लीडर अपने लोगों को आदेश देते हुए कहती है जाके इंटरेस्ट को घेर लो, और साथ ही साथ वो वहाँ पे लोगों को बताती है कि किसी ने सीक्रेट एलम के अंदर उनकी ग्रैंड डॉटर को मार दिया है, जिसका बदला अब उनकी फैमिली लेके रहेगी। और इस दौरान जब उसकी नजर वहाँ पे वांग जियांग के अंकल के ऊपर पड़ती है तो वो उसे वहाँ पे टेस्ट ऑफर करते हुए उससे कहती है क्यों ना आप हमारे साथ अलायंस बना लो। वो एल्डर जिसका नाम क्वेन डाओ था वो अपने मन में कहता है जीबा फैमिली एक एंशिएंट क्लैन है और इनके साथ अलायंस बनाना बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। पर उससे पहले वो वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है लेकिन आप बदला लेना किससे चाहती हो, जिस पे वो लेडी मास्टर उन्हें वहाँ पे लिन फेंग और शाओटियान दिखाती है, जिसे देखकर तो वांग जियांग गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है अंकल यही है वो जिसने मुझसे मेरा आर्टिफैक्ट छीना था। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि मोरोंग फैमिली का यंग मास्टर भी रिएक्ट करते हुए कहता है इसी की वजह से तो केओस ड्रैगन हमारे हाथों से निकल गया था। और उन लोगों की ये सारी बातें स्टार टावर के एक एल्डर भी बहुत ही गौर से सुन रहा होता है, लेकिन एल्डर डाउ उसे वहाँ पे पहचान लेते हैं और वो बताते हैं कि ये तो गॉड एम्परर टियानची की डिसेबल्स है। लेकिन लेडी मास्टर जी बाई कहती है मास्टर टियानची तो पिछले 10,000 सालों से गायब है। लेडी मास्टर जी बाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर डाउ वहाँ पे डिसाइड करता है कि वो लिन फेंग को सजा दे के चेक करेगा कि वाकई में मास्टर टियानची जिंदा भी है या नहीं। जबकि एंशिएंट सीक्रेट एलम के अंदर हम देखते हैं एल्डर सू और उनके साथी डिसेबल्स वहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के बाद लिन फेंग और बाकी सभी सेल्फ विदा लेती है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि शाओटियान उन दोनों लड़कियों के पास जाते हुए कहता है ब्रेक थ्रू करने के बाद मुझे ढूंढते हुए आ जाना या फिर मुझे बता देना, मैं तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। जिसके लिए हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां वहाँ पे मान जाती हैं, जो देखकर शाओटियान बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और ये सब कुछ देखकर काओ यूनर वहाँ पे लिन फेंग से कहती है कि आपका स्पिरिचुअल पेट तो लड़के को पटाने में एक्सपर्ट है। काओ यूनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान उसे वहाँ पे टीज करते हुए कहता है वैसे अगर सच कहूँ तो तुम्हारी भी मेरे मास्टर के साथ बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है। इवन हम देखते हैं कि लिन फेंग की बेटियां भी आगे बढ़कर उन दोनों को वहाँ पे सपोर्ट करने लगती है। लेकिन काओ यूनर वहाँ पे लोगों से कहती है कि मुझे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बंदा
मिलना चाहिए, जिस पे वो दोनों लड़कियां आगे बढ़कर अपने फादर, जिसे वो अपना अंकल समझती थी, उसकी तारीफ करते हुए कहती है हमारे अंकल भी किसी से कम नहीं है, उन्होंने डाउ स्क्रिप्चर्स को मास्टर किया हुआ है, साथ ही साथ वो टाइम एंड स्पेस पकोड़े के अंदर भी कल्टीवेट कर चुके हैं। ये जानकर तो काउ यूनर का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह जाता है। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही लिन फेंग वहाँ से बाहर निकलता है तो उसका सीनियर ब्रदर लिन फेंग के पास आकर उसे मुबारकबाद देते हुए कहता है तो फाइनली तुमने गॉड किंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर ही लिया, पर मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने अंदर जी बाओ फैमिली के किसी बंदे को मारा था? इस दौरान हम देखते हैं कि स्टार टावर पैलेस के सभी एल्डर्स भी वहाँ पे लिन फेंग और बाकी सभी के पास आ जाते हैं, जो कि सभी वहाँ पे लिन फेंग को वार्न करते हुए कहते हैं तुमने जी बाओ फैमिली के किसी मेंबर को मारा था, इसलिए वो तुम्हारी बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। पर साथ ही साथ वो सभी लोग लिन फेंग को कांग्रेचुलेशन भी कहते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं तुमने हमारे स्टार टावर पैलेस का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगभग पिछले 100 सालों में किसी ने भी इतनी कम एज में ब्रेक थ्रू नहीं किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लसूयन को भी वहाँ पे लिन फेंग की दोनों बेटियों की कल्टीवेशन बढ़ी हुई महसूस होती है, जबकि एलवी वहाँ पे आगे बढ़कर ट्यांची से सवाल करते हुए पूछते हैं सीक्रेट एंशिएंट रियलम के अंदर तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई थी? जिस पे ट्यांची अंकल गूफेंग की तरफ देखकर उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है अगर अंकल गूफेंग ना होते तो शायद हम लोग बच ना पाते, क्योंकि जी बाओ फैमिली के उस मेंबर और बाकी सभी लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था। वो तो शुक्र है कि अंकल गूफेंग ने बीच में आते हुए हमें बचा लिया था, वरना अब तक तो हम मारे जा चुके होते। ट्यांची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलवी उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है तुम लोग चिंता मत करो, हमारे स्टार टावर पैलेस के होते हुए कोई तुम लोगों को हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन अभी वो लोग वहाँ पे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से जी बाओ फैमिली के लोग इंटरेस्ट को घेरना शुरू कर देते हैं, जो देखकर लिन फेंग की दोनों बच्चियां वहाँ पे घबरा जाती है। तभी एल्डर डाउ वहाँ पे आगे बढ़कर लिन फेंग के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि उसने एंशिएंट सीक्रेट रियलम के अंदर जी बाओ फैमिली के एक मेंबर को मारकर एंशिएंट सीक्रेट रियलम के रूल्स को तोड़ा है, इसलिए अब उसकी सजा में लिन फेंग को भी मरना पड़ेगा। और ये कहकर एल्डर डाउ वहाँ पे अपने स्पेशल स्वॉर्ड को बाहर निकालकर लिन फेंग के ऊपर और प्रेशर डालते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो अटैक वहाँ पे लिन फेंग को लग पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि एल्डर वी बीच में आकर अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन एल्डर डाउ वहाँ पे एल्डर वी से काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे दोबारा उसके ऊपर अटैक करते हुए एल्डर वी को वहाँ पे इंजर्ड कर देता है, जो देखकर एल्डर सुयान समझ जाती है कि वो लोग उन्हें अकेले नहीं संभाल सकते। इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपनी मास्टर लेडी निंगडी को समन करती है। लेडी निंगडी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो सिर्फ अपने और प्रेशर से ही न सिर्फ एल्डर डाउ के सो कॉल्ड पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, बल्कि उसी के साथ साथ उनके और प्रेशर की वजह से मोरोंग फैमिली, एल्डर डाउ और जी बाओ फैमिली के मास्टर भी वहाँ पे पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेडी निंगडी वहाँ पे एल्डर डाउ को गुस्से से वहाँ पे डांटते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्टार टावर पैलेस के लोगों के ऊपर हमला करने की? जिस पे हम देखते हैं कि एल्डर डाउ वहाँ पे घबराकर रूल्स की बात करता है, पर लेडी निंगडी वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो वहाँ पे अपने स्पेशल बीस्ट को समन करते हुए दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारा एल्डर डाउ उस स्पेशल बीस्ट के मुंह में फंस गया था और डर के मारे वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने एंसेस्टर को पुकारने लगा था। और जैसे वो वहाँ पे अपने एंसेस्टर को आवाज देता है तो हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे और ज्यादा पावरफुल और प्रेशर फैलने लगा था और देखते ही देखते वहाँ पे एक ओल्ड मैन की एंट्री होती है, जो कि और कोई नहीं एल्डर डाउ का एंसेस्टर था। वो वहाँ पे अपने और प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए लेडी निंगडी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने एंसेस्टर को देखकर एल्डर डाउ उन्हें वहाँ पे लिन फेंग के बारे में सब कुछ बता देता है। एल्डर डाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जब वो एंसेस्टर वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी को स्कैन करता है तो वो समझ जाता है कि ये उसकी ट्रू बॉडी नहीं है, बल्कि ये तो बस उसका एक क्लोन है और कि उस पल को भी लेने वाला कोई और नहीं बल्कि यही था। इवन उसे वहाँ पे लिन फेंग के पीछे स्वॉर्ड एम्परर का स्पेशल फॉर्म भी दिखाई देता है, जबकि टेलर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग को बताता है कि ये गॉड एम्परर रियलम के पीक पे है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसका मुकाबला कर पाएंगे। अब ये सब कुछ देखकर एंसेस्टर वहाँ पे लेडी निंगडी को धमकी देते हुए कहता है अगर तुम लोग अपनी और अपने स्टार टावर पैलेस की सलामती चाहते हो तो इस पर्सन जिसे तुम लोग गूफेंग कह रहे हो इसे अपने पैलेस से बाहर निकाल दो, वरना ये तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे स्टार टावर पैलेस को भी ले डूबेगा। लेकिन हम देखते हैं कि लेडी निंगडी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ ऐसा करने से इनकार कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे दोनों के दरमियान एक बार फिर से बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट हो जाती है और एंसेस्टर वहाँ पे अपनी मल्टीपल स्पेशल बॉडीज का इस्तेमाल करते हुए जैसे उसके ऊपर अटैक करता है तो लेडी निंगडी अपनी पॉइजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने लोगों को बचाने के लिए प्रोटेक्टिव बैरियर भी लगा लेती है। पर ये सब तो एंसेस्टर की चाल थी, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके मल्टीपल स्पेशल बॉडीज वहाँ पे लेडी निंगडी को छोड़कर सीधे लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जो देखकर शाओटिन वहाँ पे घबराते हुए कहता है अगर ये बैरियर टूट गया तो फिर तो हमारा बच पाना मुश्किल हो जाएगा। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि धीरे धीरे अब उस बैरियर के अंदर क्रैक्स आने लगे थे, तभी हम देखते हैं कि गूवेन वहाँ पे अपने मास्टर की दी हुई टोकन को क्रश कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते मास्टर ट्यांची की स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ पे अपीयर होती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उस एंसेस्टर के सभी हमलों को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर शाओटिन वहाँ पे मास्टर ट्यांची से इंप्रेस होते हुए कहता है अगर इनकी स्पिरिचुअल बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल है तो खुद मास्टर ट्यांची कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। इवन हम देखते हैं कि लिन फेंग के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे मास्टर ट्यांची को बचा लेते हैं, जबकि एल्डर डाउ का एंसेस्टर वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है क्या तुम अभी तक भी जिंदा हो। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि लेडी निंगडी वहाँ पे उस एंसेस्टर के ऊपर अपनी डिवाइन चेन से हमला कर देती है और मास्टर
टियान जी नीचे आ जाते हैं, जो कि लिन फेंग को देखते ही उसे वहाँ पे बचा लेते हैं कि ये लिन फेंग का क्लोन है। इवन उसे वहाँ पे थंडर ड्रैगन, मंकी किंग और साथ ही साथ ये भी पता चल जाता है कि लिन फेंग ईस्टर्न पोल एम्परर का बेटा है। वहीं मास्टर जी टियान जी को देखकर सभी लोग उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर जी टियान जी वहाँ पे आगे बढ़कर लिन फेंग के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे कहते हैं तुम्हें ज्यादा प्लाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने पहले डिसेबल गुवेन की तारीफ भी करते हैं। और तभी मास्टर जी टियान जी वहाँ पे फिर से पलट कर चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं किसकी हिम्मत हुई मेरे डिसेबल्स को टच करने की। मास्टर जी टियान जी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कैंसर जी चैंग उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है लिन फेंग एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, इसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही आएगी। मैं तो बस यही कह रहा था कि इसे स्टार टावर पहले से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन मास्टर जी टियान जी वहाँ पे चिल्लाते हुए उसे कहते हैं जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ मेरे डिसेबल्स को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और ये कहकर मास्टर जी टियान जी दोबारा से वहाँ पे इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और ओल्ड मैन अपीयर होता है जो कि मास्टर जी टियान जी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस ओल्ड मैन का नाम वी लाओ था और जी चैंग उसे वहाँ पे अपना मास्टर बुला रहा था, जबकि थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग को बताता है कि ओल्ड वी लाओ भी कोड एम्परर रियलम की पीक पे है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अब की बार वहाँ पे शाओ टियान के साथ साथ लिन फेंग भी थोड़ी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि गड़बड़ वहाँ पे बढ़ती चली जा रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वी लाओ वहाँ पे आगे बढ़कर मास्टर जी टियान जी से बात करते हुए कहता है कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है, इसलिए उन सभी लोगों को संभल के रहना होगा। और ये कहते कहते मास्टर वी लाओ वहाँ पे लिन फेंग की तरफ देखते हैं, जो देखकर शाओ टियान वहाँ पे घबराते हुए कहता है लो हमारी आइडेंटिटी एक बार फिर से पकड़ी गई। शाओ टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे लोगों को बताते हैं कि गॉड एम्परर रियलम के लोग बहुत ही आसानी के साथ तुम लोगों के बारे में पता कर सकते हैं, इसलिए उन लोगों से अपनी पहचान छुपा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है कि ये मामला अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए अब वो सिर्फ स्टार टावर पैलेस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि शाओ टियान वहाँ पे टियान जी के पास चला जाता है, जो कि वहाँ पे उससे कहता है मेरे होते हुए कोई अंकल गू फेंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने मास्टर को समन कर लेता है, जो कि आते साथ वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं किसकी हिम्मत हुई मेरे डिसेबल को हाथ लगाने की। और जब वो वहाँ पे टियान जी से पूछते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसने हमला किया था, तो हम देखते हैं कि टियान जी उन्हें वहाँ पे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद मास्टर वहाँ पे गुस्सा होते हुए डी बाई फैमिली के लीडर, मुरोंग फैमिली के मास्टर और एल्डर डाओ तीनों को वहाँ पे कैद कर लेते हैं। इवन मुरोंग मास्टर को तो उसने वहाँ पे लगभग खत्म ही कर दिया था। ये देखकर हम देखते हैं कि एल्डर डाओ वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने मास्टर जी चंग से कहता है मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए। एल्डर डाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जी चंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे डिसेबल के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। इस दौरान हम देखते हैं कि वी लाओ भी वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है हम लोग बात कर रहे थे ना, तुमने यहाँ पे आते साथ ही हमला क्यों किया। और ये कहकर एंसेस्टर वी लाओ वहाँ पे गुस्सा होते हुए टियान जी के मास्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बार फिर से मास्टर जी टियान जी बीच पे आकर न सिर्फ उस अटैक को रोक देते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे एंसेस्टर वी लाओ से कहते हैं तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, इसलिए अपने जूनियर के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। और मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं मेरे होते हुए कोई स्टार पैलेस को हाथ भी नहीं लगा सकता। और ये कहकर मास्टर जी टियान जी वहाँ पे गुस्सा होकर अपनी एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए मल्टीपल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वी लाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसका मुकाबला करने के लिए वी लाओ भी अपने पास से गुड लेवल के फर्नेस को बाहर निकाल चुका था, लेकिन मल्टीपल स्पेशल स्वॉर्ड्स का मुकाबला कर पाना और वी लाओ के लिए मुश्किल होता जा रहा था। इवन हम देखते हैं कि कुछ स्वॉर्ड्स अपनी डायरेक्शन बदलते हुए ओरोंग फैमिली, डी बाओ फैमिली और एल्डर डाओ की तरफ आगे बढ़ जाती है। और मास्टर जी टियान जी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो वहाँ पे उनके बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि डी बाओ फैमिली और मोरोंग फैमिली का खेल तो वहीं पे खत्म हो जाता है। जबकि एल्डर डाओ वहाँ पे एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहता है मास्टर प्लीज बचाइए मुझे। और ये कहकर वो वहाँ पे एक बार फिर से बैरियर के इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती। और देखते ही देखते मास्टर जी टियान जी का अटैक उसे हिट करते हुए उसका खेल भी वहीं पे खत्म कर चुका था। और इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर को देखकर तो सभी लोग वहाँ पे हैरान हो चुके थे। और ये सब कुछ देखकर लिन फेंग वहाँ पे इंप्रेस होते हुए कहता है तो ये होती है एक ट्रू गॉड एम्परर रियलम की पावर। जबकि ऊपर आसमान की तरफ हम देखते हैं कि मरे हुए सारे मास्टर्स की पावर वहाँ पे फैल चुकी थी और स्टार टावर पैलेस के सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे से रिफाइन करते हुए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने लगे थे। जबकि अपने क्लैन के लोगों को वहाँ पे इस तरह से मरते हुए देखकर वी लाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो चिल्लाते हुए वहाँ पे माता जी टियान जी से कहता है तुमने मेरे क्लैन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वी लाओ वहाँ पे एक और अपने आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल चुका था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल के स्पिरिचुअल ड्रैगन को भी समन कर लेता है, जिसे वहाँ पे वो मास्टर जी टियान जी के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेज देता है। इतने ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट को देखकर शाओ टियान अपने मन ही मन में दुआ करने लगा था काश की ये आर्टिफैक्ट मेरे पास होता। जबकि ये सब कुछ देखकर टियान जी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था, पर वो अपने मन ही मन में फैसला लेते हुए कहता है अगर ये सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ती है तो मैं अपनी आंट को यहाँ पे बुला लूंगा। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जी टियान जी वहाँ पे अपनी सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ ड्रैगन्स को वहाँ पे खत्म कर चुके थे और उनका साथ देते हुए टियान जी के मास्टर भी अपनी जिन यंग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कुछ ड्रैगन्स को वहाँ पे कंज्यूम करके खत्म कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जी टियान जी वहाँ पे एक बार फिर से गुस्सा होते हुए अपने सोर्ड आर्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि सिचुएशन वहाँ पे और भी ज्यादा इंटेंस हो चुकी
चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ पे उन लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे घुर्राते हुए उन दोनों से कहती है, क्या तुम दोनों तब रुकोगे जब पूरा रियलम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि स्टार पैलेस टावर की ट्रू मास्टर की एंट्री होती है। इनकी प्रेजेंस से ही वहाँ पे सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन हम देखते हैं कि वी लाओ और जी चंग जल्दी से आगे बढ़कर स्टार टावर मास्टर से वहाँ पे शिकायत करते हुए कहते हैं कि ली टियान जी ने उनके क्लैन के बहुत सारे लोगों को मार दिया है, और ये कहकर वो वहाँ पे इंसाफ मांगने लगे थे, जिसपे स्टार टावर मास्टर वहाँ पे कुछ कह पाते। उससे पहले हम देखते हैं कि मास्टर जी टियान जी वहाँ पे आगे बढ़कर उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या मजाक है, पहले तुम लोगों ने यहाँ पे मेरे डिसेबल्स को मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैं बीच में आया था, और वैसे भी तुम लोगों की इतनी औकात ही नहीं है कि तुम लोग हमारे स्टार टावर पैलेस का मुकाबला कर सको। और तुम्हारा वो घटिया एल्डर क्वीन डाओ, मैं अगर आज उसे यहाँ पे जिंदा भी छोड़ देता तो उसकी हरकतें ऐसी थी कि वो ज्यादा समय तक नहीं बचने वाला था। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि माता जी टियान जी की बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल और ऑपरेशन निकलने लगा था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से जी चंग तो खिसकते हुए काफी पीछे चला गया था। इवन हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर भी वहाँ पे माता जी टियान जी का साथ देते हुए अपने और प्रेशर रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वी लाओ के साथ साथ जी चंग भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर वहाँ पे पोर्टल को ओपन करते हुए उन दोनों को वहाँ पे उसके अंदर फेंक देते हैं, और साथ ही साथ उन दोनों को वहाँ पे वार्निंग देते हुए कहते हैं कि आज तो मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसी कोई गलती की तो मैं तुम लोगों का नामो निशान मिटा दूंगा। और ये सब कुछ होते हुए देखा तो बेचारी काऊ यूनर वहाँ पे कोमा में जा चुकी थी। उसे वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि आखिर ये बंदा गू फेंग है कौन, जिसके लिए स्टार टावर पैलेस ने इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ले ली। मुझे नहीं लगता कि ये गू फेंग कोई आम बंदा है, इसका बैकग्राउंड जरूर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वैसे फेंग नाम ज्यादातर लिन फैमिली के लोगों का होता है, तो अगर बाकी में ये लिन फैमिली से बिलोंग करता है तो क्या ये उसी पावरफुल पर्सन का बेटा होगा। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए उससे कहते हैं, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। हालांकि टियाची और बाकी सभी लोग भी वहाँ पे लिन फेंग के साथ जाना चाहते थे, पर उन लोगों को वहीं पे रोक लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर वहाँ पे लिन फेंग से सवाल करते हुए पूछते हैं, तो तुम्हें हमारा स्टार टावर पैलेस कैसा लगा। जिस पे लिन फेंग मुस्कुरा कर जवाब देते हुए कहता है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और कल्टीवेशन करने के लिए तो ये बेस्ट है। जिस पे हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर वहाँ पे उदास होकर जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर अफसोस इसकी ये खूबसूरती बहुत ही जल्द खत्म होने जा रही है। और इसी के साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।